तो चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो देखिए, कल के सेशन में हमने पढ़ा था मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी लिए थे। तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का थर्ड चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। इसमें ये मेरा दूसरा लेक्चर आज का है। तो जिसने भी कल का लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर प्लीज़ देख लें, ताकि उनको ये चीज़ें बहुत ही बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल होगा। यहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, तो कृपया करके पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो चलिए, तो अभिक्रिया का वेग होता है प्रति इकाई समय में अभिक्रिया को तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अर्थात ये जो अभिक्रिया का वेग है ना, इसे अभिक्रिया के दर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभिक्रिया का दर भी कहते हैं। यानी अगर इंग्लिश में बातें की जाए तो डेट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसे इंग्लिश में अगर कहा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? प्रति इकाई समय में अभिक्रिया को तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक, और हमने अभिक्रिया के वेग को बता ही दिया था कि अभिक्रिया का वेग फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है और मॉडरेट हो सकता है। लेकिन इसमें जो भी अभिक्रियाएं फास्ट होती हैं उसका रेट डिफाइन नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हमेशा स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शन का ही अभिक्रिया का रेट डिफाइन किया जाता है। तो चलिए, हम लोग मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शंस को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सांद्रता में परिवर्तन की दर को ना देखिए, तो यानी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग इक्वल टू क्या होगा? सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन, समयांतराल लिख लीजिए। ठीक, सांद्रता में परिवर्तन आपका ये अभिकारक पदार्थ भी हो सकता है और उत्पाद भी हो सकता है, दोनों हो सकता है सांद्रता में परिवर्तन। तो ये हमारा हो गया अभिक्रिया के वेग का सूत्र। इसे अभिक्रिया का दर भी कहते हैं, वेग या फिर हम बोल सकते हैं दर। ठीक, तो इतना बातें नोट कर लेंगे, तो आगे मैं और बताता हूँ। तो देखेंगे और क्या होगी बातें आगे। तो देखिए, ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, ये क्या बदल रहा है? कोई डेल्टा टी समय अंतराल में प्रोडक्ट में बदल रहा है। इसको थोड़ा सा हम लिख लेंगे। माना इसे बोलते हैं, देखिए माना वाला बात छोड़िए, पहले इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक पदार्थ, और इसे बोलते हैं हम लोग, पी का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद। इंग्लिश में विकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, और उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक दिस प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी जब भी अभिक्रियाएं होती है तो अभिकारी पदार्थ घटेगा और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी यही अभिकारक पदार्थ में की सांद्रता में कितनी परिवर्तन हो रहा है और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है,
इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, यानी अभिक्रिया का दर कहा जाता है। चलिए इतना नोट कर लिए, तो फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अभिक्रिया का वेग हो गया। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं, फटाफट नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। तो देखिए हमने पढ़ा था कि ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, ये डेल्टा टी समय अंतराल में किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारी पदार्थ है, अभिकारी लिख लीजिए, अभिकारी पदार्थ है। और ये किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट यानी उत्पाद में चेंज हो गया। यानी जब अभिक्रिया होती है तो ये जो पदार्थ हम मिलाए रहते हैं, ये जो अभिकारी पदार्थ हम मिलाए रहते हैं, ये धीरे धीरे घटना स्टार्ट होता है और हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। तब क्या कहते हैं, तब ये अभिकारी पदार्थ के अभिकारी पदार्थ का वेग, अभिकारी पदार्थ के अभिक्रिया का वेग, या फिर बोल सकते हैं कि अभिकारी पदार्थ में, एक सेकेंड रुक जाइए, तो यानी जब अभिक्रिया होता है तो ये रिएक्टेंट में कमी होती है और हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। तो लिखेंगे R में कमी की दर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा अभिकारी पदार्थ, तो आपका हो जाएगा, तो देखिए R की सांद्रता में ह्रास, R की सांद्रता में ह्रास अपान में समयांतराल, यानी देखिए R में सांद्रता में ह्रास, यही पूछेगा कि ये तो कमी हो गई। अगर प्रोडक्ट में वृद्धि की दर पूछना हो, यानी P में वृद्धि की दर अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, P की सांद्रता में वृद्धि और बटा में समय अंतराल, जितना समय लगा वृद्धि होने में उसी समय अंतराल का क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे ना। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, P में वृद्धि की दर निकल जाएगी। यानी ये कोई रिएक्टेंट है, माना, अब यहीं पर मान लेंगे, माना कोई रिएक्टेंट यानी कोई अभिकारी पदार्थ T1 समय में R1 से T1 समय में R1 व T2 समय में R2 की कमी होती है, इसका मतलब क्या हुआ, तब R में कमी की दर क्या हो जाएगी, R में कमी की दर हो जाएगी। तो R की सांद्रता में ह्रास, यानी R की सांद्रता में ह्रास क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा R, ये सांद्रता है ना, ऐसे सांद्रता को बड़े कोष्ठकों में लिखा जाता है, अपान में डेल्टा ये T, ये डेल्टा T ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद क्या, कितना सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, तो T1 समय में R1 और T2 समय में कितना कमी हो गई, R2 की कमी हो गई। इसका मतलब ये हमारा सांद्रता माइनस लग गया, यानी ये R2 से R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता बटा में क्या लिखेंगे, डेल्टा T है ना, T2 माइनस T1 लिख देंगे। ठीक, ये हमारा R में कमी की दर हो गई। अब यही हम निकालेंगे P में वृद्धि की दर,
तो नोट कर लीजिए इतना। तो फिर बता रहा हूँ पी में वृद्धि की दर। तो देखिए तब पी में वृद्धि की दर निकालेंगे ना, पी में वृद्धि की दर, वृद्धि की दर, इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए पी में वृद्धि की दर का फार्मूला होता है ये, इसमें जरा सा देखिए, इसमें जरा सा ये बात देख लेंगे, ये माइनस ची दर्शाता क्या है? ये माइनस ची अभिक्रिया की ये कमी को ही दर्शाता है कि अब रिएक्टेंट हमारा कम हो रहा है और प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है। तो देखिए पी में वृद्धि की दर हम कैसे निकालेंगे? तो पी में वृद्धि की दर क्या होता है? पी में वृद्धि यानी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपान में डेल्टा टी। एकांक समय में प्रोडक्ट में हुई वृद्धि को पी में वृद्धि कहते हैं या पी में अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखिए तब ये डेल्टा पी में मान लेते हैं कि वही T1 समय में माना T1 समय में प्रोडक्ट में वृद्धि क्या हो जाए? P1 हो रही है, तथा T2 समय में प्रोडक्ट में वृद्धि क्या है? P2 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? तो P में वृद्धि की दर, P में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी? यानी यही कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपान में क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। लाइक दिस, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपान में डेल्टा T। तो देखिए इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें और इसको हम समीकरण 2 मान लें, तो ये देखिए समीकरण 1 और 2 को ही क्या कहा जाता है? औसत अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। यानी कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 को औसत अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। औसत अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? RAV। R का मतलब ये RAV, AV का मतलब एवरेज से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो RAV से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें नोट कर लीजिए, तो फिर आगे मैं बता रहा हूँ। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हो गया ना? चलिए मिटा देता हूँ। अब थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। अगर आप लोगों का हेल्प रहा तब तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए तब क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, ये जो औसत अभिक्रिया का वेग है ना, यानी औसत जो वेग है, औसत वेग जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? RAV से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो जाता है? ये बराबर होता है माइनस कंसंट्रेशन ऑफ माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान में टाइम टेकन। इसके ठीक, और यही बराबर किसके हो जाता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान में टेकन टाइम। ये इसके दोनों क्या होता है? ये आपस में बराबर हो जाता है। नहीं, जब औसत वेग निकाला जाता है तो R में कमी की दर और P में वृद्धि की दर दोनों आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो चलिए हम बारी बारी से ना सबका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम ग्राफ बनाते हैं P में, R में। पहले हम ग्राफ बनाएंगे R में किसका? कमी की दर का, कमी की दर का ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे बनता है। चलिए R में कमी की दर का ग्राफ कैसे बनाएंगे? चलिए ये हमने लिख लिया। चलिए ये हमारा, इधर हम समय लिख देते हैं, इधर हमारा समय लगा है और इधर हमारा
आर में कमी है, आर है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं मानता हूँ कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा, मैं मानता हूँ कि ये इनिशियल टाइम पर ये जो हमारा रिएक्टेंट था ना बहुत ज़्यादा था, R0 था। R0 का मतलब बहुत ज़्यादा था, इसमें कोई अपघटन या फिर कोई वियोजित मात्रा नहीं हुई है। जैसे ही समय बढ़ा हम मान जाएंगे कि ये क्या हुआ, थोड़ी इसमें कमी हो गई, R1 हो गई, कमी हो गई। जैसे थोड़ा सा और समय बढ़ा, T1 बढ़ा, थोड़ा सा और समय बढ़ा, T2 बढ़ा, तो ये क्या हो गई, थोड़ी सी मात्रा में और कमी हो गई। ये क्या हो गया, यहाँ पर R2 हो गया। थोड़ी सी और मात्रा में कमी हो, T3 हुई, तो ये क्या हो गया, एकदम ही कम हो गया, R3 मान लेंगे कि हो गया। अब इन सबको बारी बारी से मिला देंगे। तो देखिए इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा, इसको मिलाएंगे तो मैं मान लेता हूँ ना कि यहाँ में जो ये T2 है, ठीक, इसको मिलाएंगे थोड़ा सा तो ऐसे जाएगा, और इसको मिलाएंगे थोड़ा सा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और ये चौथा वाला जो तीसरे वाली बात है, ये तो T2 हो गया ना। एक सेकेंड, ग्राफ में कुछ गड़बड़ी हो गया, फिर से देखेंगे। देखिए जी R है तो T, तो ये तो सही है। यहाँ पर R1 किसके बराबर, ये ऐसे जाएगा ग्राफ, ये R1 और T1 को मिला देंगे, फिर R2 और T2 को मिला देंगे आपस में, ठीक, और फिर R3 और T3 को आपस में मिला देंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है हमारा जी, R0 से हमारा ग्राफ निकलता हुआ ऐसे इन सबको मिलाता हुआ और रिएक्टेंट की मात्रा में ऐसे कमी होता हुआ धीरे धीरे चला। ये ग्राफ जो डिक्रीज हो रहा है ना, ये ग्राफ कहीं ना कहीं ये डिक्रीज ऐसे ही बनता है, घटते हुए क्रम में धीरे धीरे ऐसे जाएगा और घट जाएगा, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ में कमी, अभिकारी पदार्थों की सांद्रता में कमी। इसको थोड़ा सा और ऊपर बना लेंगे तो ये ग्राफ हमारा बखूबी ढंग से बन जाएगा ऐसे। देखिए तो ये हमारा आपका ऐसे हो गया। ये ग्राफ क्या दर्शाता है, ये कि ये जो R है, रेट है ना, क्या है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपान में डेल्टा T। यही कमी को दर्शाता है कि ये पदार्थ हमने मिलाया था, ये धीरे धीरे इसकी मात्रा कम हो रही है। अगर यही ग्राफ हम बनाएं, P में वृद्धि की ग्राफ, P में यानी प्रोडक्ट में वृद्धि का ग्राफ, देखिए ये ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए ये हमारा हो गया, सेम वैसे ही लेकर चलेंगे। ये हमारा हो गया समय और ये हमारा हो गया P यानी प्रोडक्ट। देखिए हम मानते हैं कि ये जीरो टाइम पर ना, जीरो टाइम पर T0 पर ये कुछ नहीं बना था, ठीक, यानी जीरो टाइम पर कुछ नहीं बना था। जैसे ही टाइम T1 हुआ ये बन गया हमारा P1, जैसे ही टाइम T2 हुआ ये हमारा बन गया P2 बन गया, T3 हुआ ऐसे ही T4 भी, P3 भी बन गया, ऐसे क्या बन गया, P3 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ये इसको, ये थोड़ा सा ना प्रोडक्ट की मात्रा हम मानते हैं कुछ समय बढ़ा, प्रोडक्ट की मात्रा P1 हमारा यहाँ चला गया, ठीक है, और P2 की मात्रा को ये हम मान लेते कि यहाँ T2 समय लगा, थोड़ा ही समय लगा, और ये P2 हमारा यहाँ पर बन गया, और थोड़ा सा और अधिक समय लगा तो P3 हमारा यहाँ पर बन गया। इनको मिलाएंगे अब आपस में, चलिए इनको मिलाएंगे, इनको मिला लिया हमने, इसको मिलाएंगे, यहाँ हम मान लेते हैं T3 है, थोड़ा ग्राफ अच्छी तरीके से बनेगा। अब इनको हम आपस में ऐसे मिला लेते हैं, ठीक। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट में वृद्धि हो रहा है तो ऐसे जाएगा और धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट में वृद्धि का ग्राफ यही होता है,
ठीक, ऐसे जाता है और ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ चला जाए, ये हमारा प्रोडक्ट में वृद्धि हो जाता है। यानी इसका लिख सकते हैं आर रेट क्या हो जाएगा, आर रेट इजकल टू कंसंट्रेशन ऑफ पी अपान में डेल्टा टी। आर में वृद्धि की दर को क्या हो गया, रेट दर हमारा उतना हो गया। तो इतनी बातें नोट कर लेंगे और फिर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और भी बातें नोट कर लीजिए। यदि यही, अब यही देखिए औसत वेग तो हमने पढ़ लिया, अब चलिए कुछ बातें और हम बताते हैं, उसको नोट करते जाइए। ग्राफ बन गया होगा, आप लोग थोड़ा इंची से नाप नाप को बनाएंगे ना, ये ग्राफ बढ़िया ढंग से बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब ये तत्कालिक वेग क्या होता है, यानी अगर यही जो समय है, यानी अभिक्रिया जो चेंज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर बदल रहा है, अगर यही जो समय डेल्टा टी लग रहा है, समय का अंतर ज़्यादा रहे तो डेल्टा लगाते हैं। अगर यही समय बहुत कम हो जाए, समय अत्यंत कम हो तो आर में वृद्धि की दर, आर में कमी की दर क्या हो जाएगी, आर में कमी की दर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 माइनस माइनस आगे लगा देंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान में डेल्टा टी। यही जब लिमिट हटता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये डी पी अपान में डी आर अपान में माइनस डी आर अपान में क्या हो जाता है, डी टी। यानी अत्यंत कम हो तो ये जो डेल्टा टी है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो ये टाइम है ना बहुत ही कम है, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ आर, जो रिएक्टेंट की मात्रा जो घट रही है, ये और भी कम हो जाएगी। उसी प्रकार हम निकाले में पी में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, पी में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, देखिए फिर लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 हो जाएगी। और पी में वृद्धि हो रहा है ना, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपान में डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये लगा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी पी अपान में क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपान में डी टी। अब हम कुछ एग्जाम्पल से लिखेंगे और इसको लिखेंगे, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, सम एग्जाम्पल। ये हमारा है PCl5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, PCl5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये जब अभिक्रिया करता है, जब इसका अपघटन होता है तो किस में टूट जाता है, PCl3 प्लस क्लोरीन गैस। ये सब गैस ही है, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर मैं निकालूं PCl5 में कमी की दर, रिएक्टेंट तो हमारा यही है ना, यही तो हमारा रिएक्टेंट है R, और ये हमारा दोनों क्या हो गया, लाइक दिस प्रोडक्ट, ये हमारा दोनों क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो देखिए R PCl5 में कमी की दर जब निकालेंगे, कमी की दर, तब क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपान में क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक में लगाते हैं कंसंट्रेशन को, सांद्रता को, डेल्टा टी। या फिर और भी समय और भी कम लग रहा, अत्यंत कम लग रहा हो, फिर क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपान में क्या हो जाएगा, डी टी। ये हो गया। फिर मैं आपसे कहूँ यही PCl सीरीज में वृद्धि की दर, फिर इसी में मैं कहूँ कि PCl3 में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, वृद्धि की दर क्या निकलेगा, वृद्धि की दर है ना, वृद्धि हो रहा है ना, तो निकालेंगे डेल्टा PCl3 अपान में डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपान में क्या हो जाएगा, डी टी। वही उसी प्रकार
Cl2 में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी? तो ये डेल्टा Cl2 में वृद्धि अपान में डेल्टा T, इसका मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं? d Cl2 ये dt, इस प्रकार से कुछ लिखा जाता। मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे ये हमारा कोई रिएक्शन में अभी एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखेंगे क्या रिएक्शन है। 2HI है, 2HI है, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? H2 प्लस I2 में यदि कन्वर्ट हो जा रहा है तो देखिए ये 2 है ना, HI के आगे ये जो 2 है इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री गुणांक, स्टाइकियोमेट्री गुणांक। ठीक, यहाँ भी देखिए यहाँ 1 है ना, 1 को भी स्टाइकियोमेट्री गुणांक, इसके आगे भी 1 है ना, इसको भी स्टाइकियोमेट्री गुणांक, यहाँ भी जो 1 है इसको भी स्टाइकियोमेट्री गुणांक बोलते हैं। PCl3 के आगे भी 1 है ना, इसको भी स्टाइकियोमेट्री गुणांक, इसको भी स्टाइकियोमेट्री गुणांक बोलते हैं। तो देखिए तो लिखेंगे HI में कमी की दर क्या हो जाएगी? कमी की दर क्या हो जाएगी? माइनस डेल्टा HI अपान में डेल्टा T, और ये जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक होता है ना, ये आ जाता है बटा में, ऐसे माइनस यहाँ लग जाएगा, -1/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यही H2 में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी? H2 में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी? ये डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान में डेल्टा T। अच्छा, इसको और भी ऐसे लिखा जा सकता है क्या? -1/2 DHI अपान में dt, इसको भी वैसे ही लिखा जा सकता है, DH2 अपान में dt। उसी प्रकार अगर मैं I2 में वृद्धि की दर लिखूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपान में डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको और भी लिख सकते हैं, D कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपान में dt। इस प्रकार से हम लोग इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो इतना तक अगर बातें समझ में आ गई हो तो इससे रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आपको अगर ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं चल पा रहा है, रीज़न है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से ऑनलाइन नहीं। मैं रिकॉर्डेड करके वीडियो आपको डाल रहा हूँ, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया करिए। और सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।